जो ये अपहोल्ड किया है, जो वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मदरसा एजुकेशन एक्ट की उत्तर प्रदेश के, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज फैसला दिया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और ये एक राहत भरा फैसला है। जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसा बोर्ड को समाप्त करना चाहती थी, उस एक्ट को समाप्त करना चाहती थी, जिससे हजारों शिक्षकों का, छात्रों का भविष्य अंधेरे में था, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले से उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई है। और मुझे हैरत है कि जिस देश में साक्षरता के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हों, ऐसे में एक राज्य सरकार, भाजपा शासित राज्य सरकार, जिस तरह से मदरसों के खिलाफ उनको समाप्त करने के लिए, उनको बंद करने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही है, उससे साक्षरता आ रही है लोगों में। आप उसका आधुनिकीकरण करिए, आप उनके सिलेबस में और आमूल चूल परिवर्तन के नाम पर उनको अपडेट करिए, लेकिन जिस तरह से एकदम से उस एक्ट को समाप्त करने की कोशिश थी सरकार की, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। और मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा फैसला दिया है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड के अंदर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक रहिए नेक रहिए, और इतिहास गवाह है कि जब जब जात पे, रीजन पे और भाषा पे बटे हैं तो नुकसान उठाया गया है और काटे गए हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, इतिहास इस बात का गवाह है कि पिछले भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थापना से लेकर के और आज तक की राजनीति बांटने पर ही टिकी हुई है, नफरत पर ही टिकी हुई है। ऐसे में जब भाजपा का कोई नेता इस तरह के नारे लगाता है तो पहली बात तो वो नारा झूठा लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। झारखंड में जनता में नाराजगी है और वो नाराजगी इस बात पर है कि एक लोकप्रिय चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह से भाजपा ने जेल में रखा, उससे आदिवासी समाज बहुत गुस्से में है और वो उस अपमान का बदला लेना चाहता है। इसलिए भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। उनके तमाम मुख्यमंत्री उतार दिए गए हैं। खुद गृह मंत्री जी जाकर के वहां जिस तरह का बयान दे रहे हैं, वो ध्रुवीकरण की बानगी है। तो भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, इसी तरह के नारे, जबकि भाजपा का इतिहास भरा पड़ा है धर्म के आधार पर, समाज को भाषा के आधार पर, संस्कृतियों के आधार पर बांटने का। आप कैसे देखते हैं सर, प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र करते हैं, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहिए नेक रहिए, इस तरीके के जब जुमले जो है चुनावी रैलियों में भाजपा की तरफ से आ रहे हैं, खुद टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व जो है उनका बोल रहा है, तो क्या झारखंड की वाकई आप लोग भी प्रचार कर रहे हैं, मुद्दे क्या वाकई यही है वहां पर ग्राउंड? मुद्दे तो जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल नहीं है। वहां की जनता जागरूक है और उसके मन में एक बात है कि चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया और अकारण भेजा गया, बिना किसी कारण के भेजा गया, और बाद में कोर्ट ने यह बात कही। तो जनता तो इस बात का जवाब मांग रही है। जो बयान घुसपैठिए हैं, जो बयान वो झारखंड में दे रहे हैं, वही बयान जाके महाराष्ट्र में भी देंगे, वही बयान जाके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देंगे। दरअसल भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। 10 साल की सरकार केंद्र की हो चुकी है, 10 साल से ज्यादा की। आप अगर ये कहते हैं, गृहमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि घुसपैठी आ गए, तो सबसे पहले तो आप अपनी विफलता स्वीकार करिए। गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? घुसपैठी कैसे आ गए? एजेंसियां आपके हाथ में हैं और गृह मंत्रालय खुद कई बार पार्लियामेंट में यह कह चुका है कि कोई घुसपैठी नहीं, आधिकारिक बयान है। तो भाजपा दरअसल चुनावी टाइम में उनके बड़े बड़े नेता झूठ बोलते हैं और अफसोस यह है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। मतलब ऐसा झूठ बोलते हैं कि सहजता से आम जनता उस पर एकदम आश्चर्यचकित हो जाए कि भाई प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, लेकिन जबकि सच्चाई है कि वो शुद्ध रूप से झूठ होता है। तो मुद्दे नहीं है भाजपा के पास, और मुद्दों में कितनी गिरावट है आप उनके भाषणों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुद्दा विहीन हो चुकी है भाजपा को। उसके शीर्ष नेतृत्व को इस तरह के नारे लगाने पड़ रहे हैं। आप महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद भी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक जो है महायुति के अंदर एक बड़ा जो है रिफ्ट का मुद्दा बने हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने आज सामने आए और कहा कि नवाब मलिक जो है उनके पुराने नेता हैं, बड़े नेता हैं
और उन पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। और आरोप तो तमाम नेताओं पे लगते हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्रियों पे, यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री पे भी आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो साबित तो नहीं हुए हैं। इसीलिए हमने टिकट दिया, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को। इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बयान को और पिछले कुछ दिनों में महायुति के बीच में जो वाद संवाद हुआ है ना, उस पर बस हंसिए आप। देश की जनता को हंसना चाहिए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अजीत पवार जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते थे, नाम लेकर के बोलते थे। और एक दिन आया कि उन्हीं अजीत पवार जी को न सिर्फ गठबंधन में लिया गया, बल्कि तीसरा इंजन बताया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। वो हसन मुशर्रफ से लेकर के बाकी जो मंत्री थे, जिनके बारे में प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा चीखती चिल्लाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उन्हीं सबको बुला करके ससम्मान मंत्री बनाया गया। अब आज टिकट दिया है अजीत पवार जी ने, यानी कि उनके गुट ने, तो आज आप रोना रो रहे हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना। जब आप उनको गठबंधन में ले रहे थे तब आपको नहीं दिखा था। आप महाराष्ट्र की जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की जनता जानती नहीं, भाजपा के चरित्र से वाकिफ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी महाविकास आघाड़ी की शानदार सरकार चला रहे थे और कोरोना में महाराष्ट्र की सेवा कर रहे थे। एक बारगी आपने लोकतंत्र को लूट लिया, कितने खोखे में मतलब तोड़फोड़ की गई, पूरा महाराष्ट्र चीख चीख के इस बात की गवाही देता है। और उसके बाद शान से आप कहते रहे कि हमने सरकार बना ली। लेकिन ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर की धरती है। वो अपनी अस्मिता के लिए लड़ता है। वो ये नहीं चाहता कि दिल्ली से कोई रिमोट कंट्रोल या गुजरात से कोई रिमोट कंट्रोल महाराष्ट्र को संचालित करे। इस चीज के खिलाफ गुस्सा है और इनकी आपसी सरफुटवल बता रही है कि महायुति में सब ठीक नहीं चल रहा है। कौन है इनका मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या शिंदे के चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ने जा रही है? भाजपा को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। या फिर अजीत पवार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके चेहरे पे भाजपा चुनाव लड़ने जा रही, या देवेंद्र फडणवीस जी, वो तो खुद ही मना कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, अभी से मैदान से खुद को बाहर मान रहे हैं। महायुति जानती है कि महाराष्ट्र की जनता लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, उसको दोहराएगी ही नहीं, बल्कि उससे बेहतर परिणाम देने जा रही। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात हुई, अब तारीख तय हो गई है पार्लियामेंट के संसद के सत्र की। 25 नवंबर से 30 दिसंबर तक संसद का सत्र जो शीतकालीन रहने वाला है और 26 नवंबर को संविधान का जो 75वीं वर्षगांठ है वो मनाने जा रहा है देश। और बाकायदा किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में, जो संविधान सदन का सेंट्रल हॉल है, उसमें बाकायदा एक कार्यक्रम मनाया गया। नहीं, सबसे पहले तो इस बात के लिए राहुल गांधी जी को बहुत बधाई कि 400 पार का नारा लगाने वाली तथाकथित जो शक्तियां थीं, उनको राहुल गांधी जी ने आज वहां लाके खड़ा कर दिया कि संविधान दिवस मनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये वही भाजपा है जिसके नेता चुनाव में अनंत हेगड़े से लेकर के बाकी उनके तमाम नेता, लल्लू सिंह से लेकर के और अरुण गोविल तक संविधान बदलने की बात कर रहे थे। आज उसी संविधान को सर माथे लगाना पड़ रहा है। ये राहुल गांधी की राजनीति की ताकत है। और राहुल गांधी ने जो अलख जगाई संविधान बचाने को लेकर के देश में, उसका परिणाम है कि आज भाजपा मजबूर हुई है कि उसे आधिकारिक तौर पर संविधान दिवस मनाना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस देश के पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को आगाह भी करना चाहता हूं कि इनके झांसे में मत आइए। ये बहुत धोखेबाज लोग हैं। ये इवेंट कुछ और करते हैं, करना कुछ और होता है। देश याद रखे कि ऐसा ही एक इवेंट 2014 में प्रधानमंत्री जी ने किया था। जब वो पहली बार संसद की सीढ़ियों पर चढ़े थे तो उन्होंने संसद की सीढ़ियों को माथा टिकाया था, उसे उस चरण को, उस रज को अपने माथे पे लगाया था और बाद में वो संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार भी संविधान को माथे लगाने जा रहे हैं। सजग रहिएगा, होशियार रहिएगा। इस देश के हाशिए पर मौजूद हर व्यक्ति से मैं कहूंगा कि भाजपा जब भी इस तरह का कोई इवेंट आधिकारिक तौर पे बड़े जोर शोर से मनाए तो समझ लीजिए कि संविधान खतरे में है। संविधान बचाने की लड़ाई और मजबूत करिए और वो लड़ाई होगी कि ऐसा परिणाम दे दीजिए महाराष्ट्र में, ऐसा परिणाम दे दीजिए झारखंड में, ऐसा परिणाम दे दीजिए उपचुनाव में कि संविधान जब मनाएं तो सच्ची श्रद्धा के साथ मनाएं।